सीबीआई पर सरकारी दबाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस पर कुछ नहीं कहना है। रंजीत सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को वो पूरी जानकारी देंगे, जबकि सीबीआई की साख के बारे में बताया कि ये जनता पर निर्भर करता है, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं कहना। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार इस आलोचना की समीक्षा कर रही है और सरकार उचित कदम उठाएगी। प्रधानमंत्री का कहना है कि हम सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का अध्ययन कर रहे हैं और इस पर उचित निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई की ओर से पिछले हफ्ते दायर उस हलफनामे को बेहद निराश करने वाला बताया, जिसमें जांच एजेंसी ने अपनी 8 मार्च की स्टेटस रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्री अश्विनी कुमार और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारियों से साझा करने की बात कही थी। अदालत को अंधेरे में रखने के लिए जांच एजेंसी की आलोचना भी की गई है। सीबीआई को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने पर जोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई निदेशक से इस पूरे मामले पर अब एक नया हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की कोलगेट पर टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार पूरी तरीके से बैसाखी पर आ गई है। विपक्ष ने भी आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने सरकार पर जमकर हमला बोला। सुषमा ने कहा कि विपक्ष का रवैया गैर जिम्मेदाराना नहीं है, बल्कि 15वीं लोकसभा की सरकार आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार है और इस वजह से संसद की कार्रवाई ठप है। पीएम पर निशाना साधते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि मनमोहन कहते हैं कि देश का सिर शर्म से झुक रहा है, लेकिन घोटाले पर उनकी नजर नहीं जाती। सुषमा ने कहा कि हर सत्र से पहले सरकार का घोटाला उजागर होता है। सुषमा स्वराज ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार ये चाहती ही नहीं कि विपक्ष घोटालों को उजागर करे। सुषमा ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के वो लोग जो इस मामले में फंसे हुए हैं वो हुड़दंग मचाते हैं। सुषमा ने आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर यह भी कहा कि मंत्री ने कोलगेट की रिपोर्ट बंद कमरे में बदल दी। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि सीबीआई को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए। मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि सीबीआई को पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहिए और इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने सीबीआई का दुरुपयोग किया था और उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का मामला बनाया था, जिसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में जाने पर उन्हें न्याय मिल पाया था। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने पूरे मामले को गौर करने के बाद ही इस तरह की टिप्पणी की, जिससे उनकी पार्टी पूरी तरह से सहमत है। आपको बता दें कि कोयला आवंटन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को राजनीतिक चंगुल से मुक्त किया जाना चाहिए। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 1984 सिख दंगा मामले में 5 आरोपियों को दोषी ठहरा दिया, लेकिन कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को बरी कर दिया। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार पर हिंसक भीड़ को उकसाने और हिंसा करवाने का आरोप था। इस मामले में नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के बाद सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की थी। सिख संगठन लगातार इस मामले को लेकर सज्जन कुमार की सजा की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन कोर्ट के फैसले से उन्हें झटका लगा है। कड़कड़डूमा कोर्ट के बाहर ही आक्रोशित लोगों ने नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। एक बार फिर से समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। सरकार ने आज वो आदेश पारित कर दिया है जिसमें माध्यमिक शिक्षकों की मांगे मान ली गई हैं। माध्यमिक शिक्षकों के पारिश्रमिक लगभग 60% बढ़ा दिए हैं। समाचार प्लस की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। उत्तर प्रदेश शासन ने माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा कॉपी का मूल्यांकन और भत्ते में 60% की बढ़ोतरी कर दी है। इस बात पे शिक्षकों ने समाचार प्लस का धन्यवाद अदा किया है। हालांकि ये मांगे उसी समय पूरी हो गई थी जब समाचार प्लस के मंच पे प्रदेश सरकार के मंत्री राम आश्रय कुशवाहा ने इस बात की घोषणा कर दी थी। लेकिन आज शासनादेश आने के बाद ये शिक्षक न सिर्फ खुशी से झूम उठे, बल्कि समाचार प्लस को कोटि कोटि धन्यवाद भी दिया। इन शिक्षकों का मानना है कि जब समाचार प्लस पे खबर दिखाई गई तो सरकार पे एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, जिसके चलते ये शासनादेश जल्द ही पारित हो गया। बुलंदशहर के मंडी चौकी इंचार्ज अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। अशोक कुमार के खिलाफ ये कार्रवाई बलात्कार के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में कोताही बरतने के लिए की गई है। आपको बता दें कि पुलिस की इस कार्रवाई को समाचार प्लस ने प्रमुखता से लिया। दरअसल 22 अप्रैल को बलात्कार पीड़ित एक लड़की ने थाने में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज तो कर लिया, लेकिन आरोपी का चालान करने के बजाय उसे अपनी चौकी में शागिर्द बना लिया।
आरोपी की मेहमानबाजी में कोई कमी ना हो, इसके लिए चौकी इंचार्ज अशोक कुमार ने सोने के लिए अपना बिस्तर और सारी सुख सुविधाएं भी दे डाली। इस खबर को समाचार प्लस ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। आरोपी को जेल भेजकर एसओ अशोक कुमार को लाइन हाजिर किया गया। हालांकि 2 आरोपी अभी फरार हैं, जिसकी तलाश में पुलिस हर ओर दबिश डाल रही है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी है। प्रदेश में सरकार होने के बावजूद कई जगहों पर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर भी संतोष करना पड़ा है। निकाय चुनाव में मतगणना के बाद ये साफ हो गया है कि प्रदेश की जनता ने भाजपा यानी कमल को निकाय का सरताज बना दिया है। प्रदेश के कई नगर निगमों में भाजपा ने ही परचम फैलाया है। वहीं देहरादून के एकमात्र नगर निगम में भी बीजेपी का ही मेयर पद वापस आया है। हालांकि कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना इस पर कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहे, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेसियों ने उनके पक्ष में काम नहीं किया और ये उनके बयान में भी उनका दर्द जो है वो महसूस हो रहा था। बहरहाल कांग्रेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण था देहरादून का नगर निगम, जिसमें सूर्यकांत धस्माना को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था और वो लगभग 25,000 वोटों से हार गए हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान क्या कांग्रेसी नेताओं की जिम्मेदारी इस पूरे मामले में और इस हार में फिक्स कर पाएगी। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनावों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशियां लेकर आए हैं। बीजेपी ने 3 नगर निगमों पर अपना कब्जा किया है, जिसमें देहरादून, हल्द्वानी और हरिद्वार शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रत्याशियों ने कई नगर पालिका और नगर पंचायतों पर भी कांग्रेस को हराकर कब्जा किया है। जी हां, नगर निकाय चुनावों का पिटारा खुल गया है। चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए खुशियां लेकर आए हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों ने 3 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी शामिल हैं। पार्टी के लिए सबसे बड़ी जीत देहरादून नगर निगम की रही, क्योंकि यहां पर विनोद चमोली ने लगातार दूसरी बार मेयर बनने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा बीजेपी नैनीताल जिले में भीमताल और भवाली सीट कांग्रेस से छीनने में सफल रही है। वहीं पिथौरागढ़ जिले में मामला बराबर करा है, 2 सीट बीजेपी को मिली है और 2 सीट कांग्रेस को। अगर बात गढ़वाल की करें तो रुद्रप्रयाग में बीजेपी को 2 सीट यानी कांग्रेस से 1 ज्यादा मिली है। बीजेपी के अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि इस जीत से साफ हो गया कि जनता राज्य सरकार के खिलाफ है। वहीं नेता विपक्ष अजय भट्ट का कहना है कि इस जीत से आगामी लोकसभा चुनाव में जनता का मानस पता लग गया है। मौजूदा नगर निकाय चुनाव लोकसभा चुनावों से कमोबेश 1 साल पहले हुए थे, लिहाजा सबकी नजरें इस चुनाव के परिणाम पर लगी हुई थी। जिस तरह से पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उससे बीजेपी कार्यकर्ताओं को अगले चुनावों में मनोबल के साथ उतरने का मौका मिलेगा। देहरादून नगर निगम मेयर पद पर बीजेपी के विनोद चमोली ने एक बार फिर परचम लहराया है। चमोली ने कांग्रेस के सूर्यकांत धस्माना को भारी मतों से पराजित किया। साथ ही नगर निगम के वार्डों में भी भाजपा की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगम देहरादून में भाजपा के विनोद चमोली ने कांग्रेस प्रत्याशी सूर्यकांत धस्माना को 22,912 मतों से पराजित कर लगातार दूसरी बार मेयर पद पर काबिज हुए। पोस्टल बैलेट की गणना में कांग्रेस प्रत्याशी धस्माना ने बाजी मारी थी, लेकिन ईवीएम मशीनों में वोट की गिनती में शुरुआती दौर से ही भाजपा प्रत्याशी विनोद चमोली ने बढ़त बनाई रखी। मेयर पद पर काबिज हुए विनोद चमोली को 80,530 वोट मिले, जबकि सूर्यकांत धस्माना को 57,678 मत ही प्राप्त हो सके। इसके साथ ही वार्डों की बात करें तो देहरादून नगर निगम के 60 वार्डों में पार्षद पद पर 33 भाजपा, 24 कांग्रेस, 2 निर्दलीय और 1 बसपा के प्रत्याशी ने बाजी मारी। सूबे की सत्ता कांग्रेस के हाथ होने के बावजूद जिस तरीके से देहरादून नगर निगम की सीट भाजपा ने एक बार फिर झटक ली है, उसका नुकसान आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। पहली बार बने नगर निगम में मेयर की सीट जीतने के बाद अब जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला जनता की अपेक्षाओं में कितना खरा उतरते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हल्द्वानी नगर निगम के सियासी घमासान और कई दिग्गजों की साख के बीच आखिरकार हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम की सीट पर इतिहास रचते हुए बीजेपी ने बाजी मार ली। यही नहीं, 25 वार्डों में 1 दर्जन से अधिक पार्षद की सीटें भी बीजेपी के खाते में गई। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस जीत से जहां खासा उत्साह है, तो वहीं मेयर सीट पर जीते जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इसे जनता की जीत बताया। यही परिणाम कालाढूंगी नगर पंचायत में भी रहा। वहां बीजेपी के प्रत्याशी पुष्कर सिंह कत्यूरा ने अध्यक्ष पद पर बाजी मारी। वहीं लालगुआ नगर पंचायत में निर्दलीय उम्मीदवार रामबाबू मिश्रा ने अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। कुल मिलाकर कई दिग्गज नेताओं की साख गिराकर बीजेपी इस निकाय चुनाव में आगे आई। हल्द्वानी नगर निगम सीट में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए बीजेपी ने मेयर सीट पर अपना कब्जा जमा लिया। 25 वार्डों में 1 दर्जन से अधिक पार्षद सीट भी बीजेपी के झोली में आई।
नगर निकाय चुनाव में रुड़की को नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद हुए पहले चुनाव में जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा ने बाजी मारी है, उससे उनके कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे नगर निगम का दर्जा मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में काफी टक्कर होगी, लेकिन यशपाल राणा निर्दलीय के रूप में काफी ताकत के रूप में उभरकर सामने आए। लोगों ने काफी उनको समर्थन दिया और विकास और रुड़की की तस्वीर बदलने के दावे पर यशपाल राणा को मेयर बनाया गया है। अब रुड़की की जनता को उम्मीद है कि रुड़की की तस्वीर बदलेगी और यहाँ के विकास बड़े पैमाने पर किए जाएंगे। वहीं यशपाल राणा दावा कर रहे हैं कि रुड़की के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। यशपाल राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के महेंद्र काला को 110 वोटों से पराजित किया, जबकि कांग्रेस का प्रत्याशी राम अग्रवाल तीसरे स्थान पर रहे। प्रदेश भर में निकाय चुनाव के आज परिणाम घोषित कर दिए गए। वहीं हरिद्वार नगर निगम की मेयर सीट से भाजपा का झंडा फिर से लहरा गया। प्रदेश भर में हुए निकाय चुनाव के आज परिणाम घोषित कर दिए गए। हरिद्वार नगर निगम की मेयर सीट पर भाजपा का झंडा फहराया गया। भाजपा प्रत्याशी मनोज गर्ग ने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संजय महंत को 17,147 वोट से हराकर मेयर पद के लिए जीत दर्ज की। मनोज गर्ग को कुल 48,950 वोट प्राप्त हुए, जबकि संजय महंत को 31,803 वोट मिले। भाजपा ने वार्डों में भी अपना परचम लहराया। कुल 30 वार्डों में से 19 पार्षद भाजपा के जीते, जबकि कांग्रेस के खाते में 6 पार्षद ही आए और 5 निर्दलीय प्रत्याशी जीते। मेयर पद पर विजय रहे मनोज गर्ग ने इस कार्यकर्ता और जनता की जीत बताते हुए विकास करने की बात कही है। निकाय चुनाव में नगर निगम की मेयर सीट तो भाजपा के हाथ लगी गई है, साथ ही 2014 में होने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारी भी बीजेपी ने शुरू कर दी है। पेट्रोल के दामों में 3 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का फैसला किया है। घटी हुई कीमतें मंगलवार आधी रात से लागू होंगी। कीमतों में इस कटौती के बाद लखनऊ में पेट्रोल 70 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। पिछले 5 सालों में पेट्रोल के दाम में यह बड़ी एकमुश्त कटौती हुई है। पेट्रोल के दाम स्थानीय बिक्री कर या वैट के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर पेट्रोल के दाम में की गई इस कटौती से पहले लगातार 3 बार कटौती की जा चुकी है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियां हर पखवाड़े दरों में संशोधन करती हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने 16 अप्रैल को दिल्ली में तेल की कीमतों में 1 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर की कटौती की थी। यूपी एटीएस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुंबई पुलिस के साथ मिलकर एटीएस ने असलहों की तस्करी करने वाले एक तस्कर को मुंबई से गिरफ्तार किया है। एटीएस उत्तर प्रदेश की टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए मुंबई पुलिस के साथ मिलकर विदेशी असलहों, कारतूस और उसके पार्ट्स की तस्करी करने वाले तस्कर को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अरुण कुमार के मुताबिक गिरफ्तार तस्कर एल्विन जिसा को मुंबई में दादरी वेस्ट के पास एनएम काले मार्ग से साल्वेंट अपार्टमेंट के कमरा नंबर 504 से गिरफ्तार किया गया है। अरुण कुमार के मुताबिक गिरफ्तार एल्विन के कब्जे से सिंगापुर कंसाइनमेंट का भारी मात्रा में विदेशी कारतूस, असलहे और असलहे बनाने के पार्ट्स भी बरामद किए गए हैं। एडीजी के मुताबिक आरोपी तस्कर गोवा का रहने वाला है और एयर इंडिया का पूर्व अधिकारी भी रह चुका है। अरुण कुमार के मुताबिक 1951 में सेवानिवृत्त होने के बाद और एयरबेस में अपनी पहचान बनाने के कारण ही आरोपी एल्विन अपने तस्करी के धंधे को अंजाम दे रहा था। एल्विन को पूछताछ के लिए लखनऊ लाया जाएगा और पूछताछ के बाद और भी कई बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इतना ही नहीं, एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार के मुताबिक आरोपी तस्कर गोवा का रहने वाला है और एयर इंडिया का पूर्व अधिकारी है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बारातियों से भरी बस की एक कार से टक्कर हो गई। कार से टक्कर होने पर दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ। कार सवार लोगों ने बस में तोड़फोड़ की व महिलाओं के साथ अभद्रता भी की। महिलाओं का आरोप है कि कार सवार लोगों ने उनके जेवरात भी लूट लिए हैं। लखनऊ के हजरतगंज थाने के अंतर्गत नरही इलाके में बारात लेकर आ रही बस से सड़क पर खड़ी एक कार से टक्कर हो जाने पर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कार सवार लोगों ने बस में तोड़फोड़ करने लगे और बस के ड्राइवर को बुरी तरीके से मारा पीटा भी। बारात पक्ष के लोगों का आरोप है
कि बस में सवार महिलाओं व लड़कियों के साथ भी कार सवार लोगों ने अभद्रता की और उनके जेवर भी लूट ले गए। वहीं कार सवार लोगों का आरोप है कि बाराती पक्ष से पहले से ही उनका विवाद है और विवाद के कारण ही जानबूझकर बारात सवार बस से उनकी कार पर टक्कर मारी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने